यहाँ से जो भी प्रॉब्लम आता हो ना, यही डेटा होगा। इससे और मैंने देखे बहुत सारे बुक से भी देखे, तो एग्जैक्टली यही डेटा होता है। लेकिन कभी जो है ना ये रिक्वायर्ड गिवन होता है और जो गिवन है वही रिक्वायर्ड होता है, तो हमें जस्ट इक्वेशन को इधर उधर करना है। सो अभी हमने जो है ना डायग्राम, अगर आप लोगों को समझ आ जाए ना फिर कोई बात नहीं है। देखो ये हमारे पास एक कंपोजिट वाल है, ये पूरा एक कंपोजिट वाल है। सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लेफ्ट फेस है वो इंसुलेटेड है, इसको मैं इंसुलेट करता हूं। इसका मतलब ये है कि ना इस तरफ से कोई हीट आ सकता है, ना यहां से वहां पर कोई हीट जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे तीन मटेरियल है, ये 20, 15 और 30। तो मैं अंदाजा से लगा लेता हूं, ये है 20, ये हो गया 15 और ये हो गया 30। ये लेंथ जो है ना ये हमें गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगेन लेवल नहीं कर रहा, लेकिन एल बी, L20 R एंड LB, ठीक है। और इसके लिए ना वो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना वो दिए है। सो आपने इसी तरह एग्जाम में भी यहाँ पे इसको इस तरह लिखना है, बेशक आपने वैल्यू ना दी हो लेकिन ये यहाँ पे लिखना है। सो और मजीद इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जो चीज है ये है ब्रेक, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। और इसमें जो है ना यहाँ पे देखो आप, ये सिर्फ यहाँ पर जो है ना एनर्जी जनरेट हो रही है और इन दोनों जगहों पे एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमने दो टर्म्स को कंबाइन करना है, एक प्लेन वॉल विद एनर्जी जनरेशन जो कि ये वाला पोर्शन है, और एक प्लेन वॉल विदाउट एनर्जी जनरेशन जो कि ये वाला और ये वाला पोर्शन है। अभी जो है ना हमने इस क्वेश्चन में वो दोनों एनालिसिस को जो है ना कंबाइन करना है और इसको हल करना है। देखो यहाँ पर जो है ना ये गिवन है। दूसरी बात, यहाँ पे जो एयर है ना इस तरह एक कन्वेक्शन है, फ्लूइड होगा, एयर होगा, हमें उससे काम नहीं है, लेकिन हमें ये दो चीजें चाहिए। तो ये भी गिवन है और इसका जो कन्वेक्शन कोएफिशिएंट है वो भी गिवन है। अभी रिक्वायर्ड की तरफ आते हैं, ये देखो कि टेंपरेचर ऑफ ऑल द सरफेसेस इन इंटरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि ये जो सरफेस है यहाँ पे हमने टेंपरेचर फाइंड करना है, ये जो सरफेस है यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4, ये चारों लेना हमें ए पार्ट में फाइंड करना है। किस तरह करना है वो आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। दूसरा पार्ट टीमेक्स एंड लोकेशन, इस पूरे कंपोजिट फॉर्म में टेंपरेचर मैक्सिमम कहां पे होगा और कितना होगा। सो अगर यहाँ पे आता है टेंपरेचर मैक्सिमम यहाँ पे इसका मतलब इन चारों के अलावा हमने कोई और पॉइंट की लोकेट करना है जिससे मैक्सिमम टेंपरेचर हो। लेकिन अगर खुशकिस्मती से वो इस इंटरफेस पे आता है तो वो ऑलरेडी ना हम पार्ट ए में पॉइंट कर चुके होंगे, उधर से डायरेक्टली लिख लेंगे। एंड द सिचुएशन इज द सेकंड वन। अब सी नंबर पे टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें ट्राई करना है कि यहाँ पे टेंपरेचर किस तरह स्ट्रेट लाइन ये और एंड तक ये हमें करना है। सो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंपरेचर वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा? T1 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी जो जनरेट नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही है। ये सारे यहाँ पे जो टेंपरेचर होगा, यहाँ पे जो टेंपरेचर होगा वो सिर्फ इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रही है जाहिर बात है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ भी जाएगा और लेफ्ट की तरफ भी, लेकिन लेफ्ट तरफ पे तो इंसुलेशन है, यहाँ पे वो एनर्जी जमा होना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसका टेंपरेचर बढ़ता जाएगा और यहाँ पे देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब कि बहुत टाइम के बाद, सो बहुत टाइम के बाद जो है ना यहाँ पे टेंपरेचर मैक्सिमम स्टेज पर चला जाएगा। यहाँ पे जो है ना इस वाल में सिर्फ इस पूरे की ही बात कर रहा है, यहाँ पे मिनिमम होगा। अब यहाँ से जो है ना अगेन हीट फ्लो करेगा तो टेंपरेचर जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना कम होता जाएगा इस तरह पे। सो ये कम होगा, फिर ये कम होगा और टिक पे जो है ना सबसे कम T इनफाइनाइट होगा। सो टेंपरेचर आप तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये तो आपको प्रीवियस नॉलेज से पता होगा कि यहाँ पे क्यों कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है कि विदाउट एनर्जी जनरेशन में आपको पता होगा प्लेन वॉल हो चाहे स्फीयर हो या सिलेंडर हो उसमें तो क्यों कांस्टेंट रहता है। क्यों कब कांस्टेंट नहीं रहता? ये प्लेन वॉल विद एनर्जी जनरेशन में, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि क्यों कांस्टेंट है। सबसे पहले इसका इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब ये क्यों कांस्टेंट है लेकिन कितना है, सो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे क्यों कितना है तो आपका आंसर ये होगा कि इस जगह पर जो भी ये जनरेट हो गया हो, जो एनर्जी जनरेट हो रही हो, इस तरफ तो निकल नहीं सकता लेकिन वो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है वो इधर से जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो है ना वो क्यों कितना है तो आप कहोगे कि इस पूरे एरिया में जो भी जनरेट हो रहा हो वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो निकल नहीं सकता। अब अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट हद तक इस एयर में भी कांस्टेंट रहता है और क्यों जो है ना वो इस सेक्शन में चेंज हो रहा है। अब हमने जो है ना टेंपरेचर एंड ऑल द इंटरफेसेस निकालने, तो उसके लिए जो है ना मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ गिवन डेटा जो है ना मुझे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के साथ कौन कौन एग्री करता है कि मैं लिख लूं, ये देखो ये r है तो मैं क्यों r लिख देता हूं, ये p है तो मैं क्यों p लिख देता हूं।
ये बी है तो मैं क्यू बी लिख लेता हूँ कि यहाँ पे जो भी एनर्जी जनरेट होगी क्यू बी बट एट विच पॉइंट एट एल बी, मतलब इस पूरे एरिया में, यहाँ की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। सो वही जो है ना इसकी तरफ फ्लो करेगी वो इक्वल होगी क्यू आर और वही एग्जैक्टली जो है इक्वल होगी क्यू बी की, क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट रहती है। सो यहाँ तक जो भी एनर्जी जनरेट होगी वो इसके इक्वल होगी और वो इसके इक्वल होगी, और इसके अलावा यहाँ पे भी इक्वल होगी। ये भी लिख सकते हैं आप कि हम इनफाइनाइट होगी यानी गुना कहो, लेकिन चलो मैं ये नहीं लिखता क्योंकि सारी एनालिसिस मेरे कंपास हुआ के अंदर करनी है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये इस तरह का एक सिलेंडर का प्लेन और इस तरह का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो थ्रू आउट दीवार कांस्टेंट है, तो मैं उससे मैंने ये डिवीजन कर सकता हूँ, इससे मैंने डिवीजन कर लिया। अब सो इससे मुझे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हो गया ना कि ये क्यों बी एट एल बी ये तो मैं निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो क्यों गिवन है, सो मैंने क्यों को उसके इस पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज मेरे पास आ जाएगा। अब ये चीज जब आ गया तो मैं ये जो ये इस चीज के ऊपर है, तो इससे मैं फर्दर कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चला जाऊंगा इससे, लेकिन सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट करना है, तो ये आपका मेन जो है ना वो इक्वेशन है। अब क्यू आर सबसे पहले ये कितना जनरेट कर रहा है ये वाला पोर्शन ये मैं निकालना चाहता हूं एट एल बी, सो वो होगा क्यू बी का यूनिट क्या होता है, वो होता है वाट पर मीटर क्यूब। तो अगर मैंने वाट निकाला है तो मैंने इसके साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये जो प्लेन वाला है, तो जाहिर बात है ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका जो लेंथ है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो क्यू बी मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय और दिस लेंथ व्हिच इज एल बी। नाउ we know about this LB, we know about QB dot, but we don't know about A. And in the main Gaussian equation, we are required to find QB dot per unit area. So we will shift this area to right hand side, left hand side, and QB dot LB per unit area we will give this, and this is Q bar dot multiply LB. किसी के साथ कैलकुलेटर कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखा भी से लिख लूँ 100 LB कितना है आपने कैलकुलेट किया 20 mm 100 watt पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं तो मीटर स्क्वायर, ये चीज तो आ गया भाई, ये चीज तो आ गया। अब सबसे पहले रेजिस्टेंस एनालॉजी हम कब यूज करते हैं, रेजिस्टेंस एनालॉजी जब हमारे पास क्यू कांस्टेंट रहता है, तो क्यू तो पहले वाले कंपोजिट वॉल के पोर्शन पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे तो मैं रेजिस्टेंस एनालॉजी यूज नहीं कर सकता। अलबत्ता यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस एनालॉजी जो है ना वो लगा सकता हूँ। रेजिस्टेंस एनालॉजी क्या, तो सबसे पहले मैंने जो है ना ये सर्किट जो है ना बनाना है, थर्मल सर्किट जिसको कहते हैं, थर्मल सर्किट ऐसे वो क्या है, देखो यहाँ पे टेंपरेचर कितना है, अच्छा ये तो मैंने कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूं टी आर, लेट्स से ये कितना, इसको मैं लिखता हूं टी आर नहीं, चलो टी बी लिखता हूं इस वाले के साथ कंपेयर। अब क्या मिलता है, ये टी आर और ये जो है ना टी पी, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है, वो है टी बी, और इस कंडक्टर के बजाय मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, देखो अब ये रेजिस्टेंस कितना है, ये फ्रॉम द नोन पैरामीटर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो दो नोन पैरामीटर्स है, मैं बताता हूं इसका फार्मूला। इसके बाद वो टी आर आता है, ये वाला टी आर, इसके बाद मेरा ये कंडक्शन, ये जो दूसरा वो है ना वॉल में पोर्शन है, उसके लिए मैं लिख लेता हूं टी बी और ये रेजिस्टेंस है। इसके बाद वो कन्वेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, ये कन्वेक्शन के लिए रेजिस्टेंस और ये कन्वेक्शन का टेंपरेचर, ये आप लोगों ने ये सर्किट याद रखना है। अब कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस किस चीज के बराबर होता है, किस चीज इक्वल होता है, किसी को आता है L by K है, गुड। और उसके लिए कन्वेक्शन के लिए 1/8 है, ये तो हम लोगों को पता है। देखो सो ये तो कंडक्टर है ना, तो मैं ये लिख सकता हूं कि L क्या है R, L R डिवाइड बाय K R into A, A के सामने R नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आप सारों पे जो है एरिया कांस्टेंट है, तो L R is equal to L B is equal to L B, B R and P, सो इसलिए मैंने एरिया को इस तरह लगाया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, L P divided by Kp and cross sectional area which is H। कन्वेक्शन के लिए कितना होगा 1 by HA। हीट ट्रांसफर का से क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे जो है ना आपने ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा लाजिम। ये पूरा जो है ना सर्किट बन गया, ठीक। और ये कितना होगा 100, ये होगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो पर यूनिट एरिया है, अभी पर यूनिट एरिया की तरफ नहीं आता, ये क्यों बी है, जैसे बी भी लिख लो,
बेशक आर इक्वल बेशक इनफाइनाइट है क्योंकि इन सारों में जो नीचे सेम रहता है। तो आप क्या अपनी मर्जी, क्योंकि मैंने बी कैलकुलेट किया है इसलिए मैं बी पुट कर रहा हूँ। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लेता ये वाला तो मैं वही लिखता, लेकिन क्योंकि कैसे मैं मैंने ये लिख दिया। अब मजीद जिस तरह वो है करंट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर, मतलब कि हमने जब इसको छोड़ो देखो मैंने टेम्परेचर निकाले हैं, कौन से टेम्परेचर गिवन है, कौन से गिवन है, ये वाला टेम्परेचर तो गिवन है, ये तो मुझे पता है। अब ये भी अननोन है मुझे फाइंड करना है, ये भी अननोन है मुझे फाइंड करना है, ये भी अननोन है मुझे फाइंड करना है। और जब ये मैंने कैलकुलेट कर लिया ना तो मेरा पार्ट ए जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह करूंगा, तो देखो ये इक्वेशन तो आप सब लोगों को पता है, ATUB इज इक्वल टू टेंपरेचर डिफरेंस डेल्टा T। तो अब आप लोगों की भी अपनी मर्जी है, ये टेंपरेचर डिफरेंस लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, ये लेना चाहते हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने ये रखना है कि अननोन आपके साथ सिर्फ एक ही रहे, क्योंकि एक इक्वेशन से आप एक ही अननोन फाइंड कर रहे हो। ये मैं नहीं ले सकता, क्यों, दोनों अननोन है, ये भी मैं नहीं ले सकता, दोनों अननोन है। वाइट सोल्यूशन ये है कि मैं ये दो पॉइंट्स ले लूं, क्योंकि एक नोन है और एक अननोन है, जो T भी यहां से निकल जाएगा। सो मैं लिख लेता हूं TD minus T infinite because TD is greater than T infinite divided by and the resistance is between TD and T infinite। वो सारे रेजिस्टेंसेस आपने लगाने हैं, अगर हमने ये सब पॉइंट्स ले लिए फिर हमने सिर्फ ये रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये सारे लगा दो। सो ये मैं इस तरह लगाऊंगा LR divided by KR into A plus LP divided by KP into A plus 1 by HA। H को मैं कहां ले सकता हूं, इसे 1 by H 1 by A, तो ये आपके खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 by A मैंने कहां ले लिया, और जब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो ये फाइनल इक्वेशन ये है, देखो ये चीज मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ से। सो इसमें अब कौन से क्वांटिटीज अननोन है, इसके लिए मैं वैल्यू लिख सकता हूं 100 लगाओ और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस इक्विवेलेंट डिस्टेंस, दिस ऑल क्वांटिटीज आर नोन, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। सो ये मैं नहीं कर रहा था, मैंने कैलकुलेट किया या नहीं किया, बस वैल्यू लिख दिया है, तो कैलकुलेटर से लिखा ये चीज है ये यहां से आ जाएगा, और ये देखो T इनफाइनाइट इस तरफ आके प्लस T इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये T भी आपके साथ निकलेगा, वो T कितना होगा वो मैं फाइनल वैल्यू लिख लेता हूं 47.54 यूनिट केल्विन। मतलब केल्विन भी लिख सकते हो, और नहीं केल्विन नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये देखो T का यूनिट क्या होगा, ये क्वांटिटी T इनफाइनाइट का वो जो यूनिट होगा वही यूनिट T सेंटीग्रेड, हमने ये इसके साथ ऐड करना है सेंटीग्रेड। इसका आंसर केल्विन में भी ठीक है, अगर आप केल्विन लिख लो, और डिग्री सेंटीग्रेड में भी ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो टेंपरेचर वाला है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किया और या पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड वो एक ही चीज होता है। सो इसलिए जो इसके साथ यूनिट होता है ना वही याद लगाना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फाइनल भी सेंटीग्रेड में ही होगा, क्योंकि उसको आपने सेंटीग्रेड में पुट किया है। इसको आप किलो में कन्वर्ट करो, तो फिर वो ऐड करो, फिर आपने किलो में लगाना है, लेकिन लेट्स सी तो हमने ठीक है। अब देखो ये अननोन हो गया, ये अब ये अननोन है और ये अननोन है, किस तरह करूंगा, तो अगेन वही आपने मेरे स्पेसिफिक पोर्शन वो सेलेक्ट करो जिसमें एक अननोन हो और एक नोन हो। मैं ये TBTR ये भी कर सकता हूं, इससे ये चीज निकल आएगा और इससे ये चीज निकल आएगा, बस आसान है। सो इसलिए भी मैं अगेन ये इक्वेशन लिखता हूं, देखो QB डॉट बाय A इज इक्वल, अब मैं ये टेंपरेचर लिख रहा हूं TB माइनस TR डिवाइड बाय, अब ये डिस्टेंस होगा LR डिवाइड बाय KR, और वो एक ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इससे जो है ना ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो इससे आपके साथ TR जो है ना वो आ जाएगा। TR कितना है, कैलकुलेटर से कर ले, ये भी हो गया। इसके अलावा अभी मैंने ये दोनों क्वेश्चन लेने हैं, ये भी ले सकता हूं, क्योंकि अभी तो TR की गिवन है, सब से क्या आएगा, मिनट्स एक 1 बाय H एक होगा, लेकिन ये यहां पे गया है, अब ये भी सारे नोन हैं, तो इससे जो है ना मेरे पास TB आ जाएगा, वेरी सिंपल कैलकुलेशन से, और TB जो है ना इसकी वैल्यू सही है। सो अब ये तो आ गया, अब एक और टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यहां पे, तो वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो पहले जो ये पार्ट है ना ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया कि सर के साथ ऑल द टेंपरेचर सर्विसेज, और हमें चूंकि गिवन है कि T मैक्सिमम इस लोकेशन पे होगा, सो इसलिए बेहतर है कि हम बी पार्ट में बस ये कैलकुलेट कर ले, बी पार्ट में।
यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बी पार्ट का स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। अब वेलकम। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, तो इसके लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन उसका इक्वेशन हमें नोन होना चाहिए। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से लेंगे? तो एक बंदे को मैंने हमारा जो पेपर दिया है उसके बैक साइड पे चेक करो सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा तीनों पेपर में देखना है, ठीक है। लेकिन ये जो ना मुझे तो है यार चेक करो कि प्लेन वाल विद एनर्जी जनरेशन के लिए ये ओवरऑल इक्वेशन है, हमने तो ओवरऑल नहीं लगाना है, हमारे पास तो ये कि ओवरऑल तो नहीं है, ये तो वो आधे वाला पोर्शन है ना। तो इस तरह ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा इस तरह होगा है ना, खैर आपको पता नहीं है तो छोड़े। लेकिन ये देखो ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, इसको ये कहते हैं TS1 एंड TS2, TS1 TS2, और इसके अलावा बाकी क्वांटिटीज भी है। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे, कौन से मॉडिफिकेशंस हमने करनी है, ये तो साइमेट्रिक वाले फोन में TS1 और TS2 को इक्वल पुट करना है। वो इक्वल कितना है, जाहिर बात है यहाँ पे VTB है, यहाँ पे VTB है, सो आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इस इक्वेशन में इस तरह करो हम इस इक्वेशन में कि आपने TS1 को TS2 के इक्वल लेना है, और वो क्या है जो यहाँ पे मैंने लेबल किया है TB। बस ये पुटिंग आप इस इक्वेशन में करो, सो आपके पास जो भी गवर्निंग इक्वेशन आ गया वो इसी का ही गवर्निंग इक्वेशन होगा। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि फॉर प्लेन वॉल एनर्जी जनरेशन गवर्निंग इक्वेशन इज T at x equals Q L square, लेकिन यहाँ पे L क्या होगा, LB होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही पोर्शन एनर्जी जनरेशन का है और ये एनर्जी जनरेशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। सो LB by 2K, लेकिन 2K के साथ भी वो B होगा, ठीक है। इसके अलावा 1 minus x square by L, लेकिन LB होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो TS2 minus TS1 डिवाइड बाय 2, सो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये टर्म तो 0 हो गया, खत्म। अब ये दूसरा जो है TS1 plus TS2, सो TB के साथ अगर मैं एक और TB ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो तो वही TB आता है, 2 times TB डिवाइड बाय 2 is TB, सो प्लस TB। सो ये जो है ना आपने यहाँ से लिखना है ये इक्वेशन, ठीक है, पेपर में ये होगा। अब इसमें क्या अननोन है मुझे आप बता सकते हैं? देखो मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मुझे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिस तरह वो समझा ने बता दिया कि x is equal to 0 पे यहाँ पे सब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। सो इसीलिए आपने यहाँ पे लगाना है कि फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे तो इसका लेक्चर में इंग्लिश is equal to 0, सो T at 0 is equal to Tx, और 0 आप इसमें पुट करो तो आपके पास आ जाएगा LB square divided by 2KB plus TB। अब इसमें ये सारे क्वांटिटीज नोन है, TB हमने कैलकुलेट किया है यहाँ से, LB गिवन है क्वेश्चन में, Q डॉट B, अच्छा ये भी याद रखो कि ये हीट जनरेशन इसको हम B पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Q डॉट B वही जो गिवन है, ये भी गिवन है 2KB, ये भी सब कुछ गिवन है। तो आपने जस्ट कैलकुलेटर से 30 सेकंड में ये कैलकुलेशन करनी है और आपने Tmax लगाना है कि क्या आ रहा है। सो Tmax 255.87 डिग्री C। सो दूसरा पार्ट भी हो गया, ये सारे टेम्परेचर। अब अगर अली कामरान से आपसे ये पूछे क्वेश्चन में पेपर में कि मुझे यहाँ पे वो बता दो, यहाँ पे टेम्परेचर बता दो, ये तो इंटरफेस हो गया, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछे फिर क्या करोगे? सो फिर आपने ये थर्मल सर्कल है, ये कुछ मॉडिफाई करना है। किस तरह मॉडिफाई करना है? लेट्स से उसने मुझसे पूछा कि इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो और ये लेंथ उसने मुझे दिया कि कितना है। सो फिर अब ये करना है ना कि थर्मल सर्कल किस तरह बन जाएगा। देखो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, ये तो पूरा आ गया ये पोर्शन, लेकिन ये पोर्शन स्मॉल आ रहा है, इसीलिए आपने इस पोर्शन का ऊपर एक्सपांडिंग रेजिस्टेंस लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Lg लग रहा है, वहाँ पे जो है ना फिर वो स्पेसिफिक लेंथ लग जाएगा और फिर यही पे आपका वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा इस पॉइंट पे, और फिर ये बाकी पोर्शन के लिए एक और रेजिस्टेंस लगाओ, लेकिन उसका लेंथ कितना होगा वो फिर ये पोर्शन होगा। सो मतलब आपने दो टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया और फिर जो है ना अगेन वही जो कन्वेक्शन का लगाओ। सो अब अगेन ये चीज आप ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया वहां से, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। सो इन दोनों को कंपेयर करके आप इसे नहीं निकाल सकते, ये अगेन यही मेथड तो निकाल सकते। इसी तरह आप किसी भी पॉइंट यहां से लेके यहां तक किसी भी पॉइंट पे आप जो है ना वो निकाल सकते हो। जी फिर दोनों को कंपेयर करके, हां फिर दोनों को कंपेयर करके देखो मैंने ये कहा इसके लिए ये रेजिस्टेंस है किया, अब ये दरमियाना वाला पोर्शन यहां पे टेंपरेचर निकालना है, तो इसके लिए मैंने एक और स्मॉल रेजिस्टेंस ये लगा लिया। अब ये देखो ये टेंपरेचर गिवन है ये वाला,
अब ये रिक्वायर्ड है, ये वाला रिक्वायर्ड है, और इस बात क्वेश्चन के लिए मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा लिया और कन्वेक्शन के लिए एक और रेजिस्टेंस लगा लिया। तो मैंने ये कहा आप लोगों से कि या तो ये दोनों कंपेयर करो, या ये दोनों कंपेयर करो, या ये दोनों कंपेयर करो, या ये दोनों कंपेयर करो, जो भी कंपेयर करना चाहते हो, बस एक नोन हो एक अननोन हो तो वही निकल जाता है। डन। TS2 TS1 is equals to TS2, ये किस तरह आपने मतलब इसकी क्या है जस्टिफिकेशन TS1 क्यों? सो ये आपने देखा होगा कि जब हम प्लेन वाल में एनर्जी जनरेशन कर रहे थे ना, तो उसमें तीन केसेस आ रहे थे, तीन केसेस। एक हमने जब फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया ना, तो उसके लिए हमने अज्यूम किया था कि T1 जो है ना वो T2 से ग्रेटर है। दूसरे assumption में हमने कंसीडर किया था कि T2 T1 से ग्रेटर है। तीसरे assumption में हमने ये कंसीडर किया कि T1 is equal to T2। let's consider the first assumption, T1 ग्रेटर है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये समेट नहीं आ रहा है, देखो ये इस तरह आ रहा है, इस साइड पे पीक था और इस साइड पे ये वाला। और दूसरे केस में क्या था, लेट्स से ये, तो वो इस तरह आ रहा था, ये इस तरह आ रहा था। तीसरे केस में क्या था, जब दोनों इक्वल हो, लेट्स से ये पॉइंट हो, वो बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था, ये वाला, ठीक है। सो फिर हमने ये सोचा कि चूंकि ये एडियाबेटिक सरफेस है, क्योंकि ना फ्लो उधर जा रहा है ना उधर सीधा आ रहा है, तो हमने कहा ये इस तरह है जैसे आप इंसुलेशन पढ़ाओ या इंसुलेशन हो। सो हमने इसीलिए ना माइनस a से a तक नहीं आना, बल्कि 0 से a तक आना है। और एग्जैक्टली दिस इज द केस फॉर हियर कि फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, वही केस है। सो इसीलिए भी ना ये वही दरमियानी वाला, ये जो तीसरा वाला केस है, ये वही केस है। सो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना, क्योंकि एक साइड से इंसुलेटेड है और जब भी एक साइड पे एक चीज इंसुलेटेड हो, तो आपने यही मेरा assumption लगाना है हमेशा, क्योंकि वो यहां से आता है, ठीक। अच्छा, और टीमेट्स को अच्छा, अब सी कह रहा है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करो। सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बी मटेरियल इन टेम्परेचर ले लेंगे कि ये बी मटेरियल में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। एग्री कर रहे हो सब लोग? अच्छा, क्योंकि विदाउट एनर्जी जनरेशन, ये याद रखो, अभी जो है ना थ्योरी वाला का नहीं क्यों, लेकिन ये याद रखो कि विदाउट एनर्जी जनरेशन जो है ना टेम्परेचर हमेशा लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन पे होता है, चाहे वो इस तरह ऊपर हो या स्लोप इसका नीचे हो ऊपर हो, लेकिन कोई होता है, इसमें भी लीनियर होता है। अब इसमें और इसमें का कौन सा होगा? यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक, ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रा भी कर लिया कि इसी तरह का है। अब यहाँ पे किस तरह होगा, मुझे कोई बता सकते? देखो वो इनफाइनाइट टेम्परेचर कितना है वहां पे केवल 20 है, और इस सरफेस पे आप टेम्परेचर देखो वो कितना आ रहा है, TB 30, तो कितना डिफरेंस है 10। तो इसका मतलब ये यहाँ पे लेट्स से है ना ये 30 और 20 इनफाइनाइट का जो है ना वो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये देखो ये वाला। तो ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेट लाइन होगा या क्वाड्रेटिक होगा, कुछ और होगा, नहीं होगा स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये हीट अप है, ये वाला सरफेस हीट अप है वो, अब मैं इसको इस तरह एयर में रख दिया, सो स्ट्रेट लाइन कौन है? ये देखो ये जिस तरह इस नजदीक होता है ना, सबसे क्लोजेस्ट जो एयर होता है ना उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे आप इस तरह आते हो तो स्ट्रेट लाइन तो ये है कि कुछ ना कुछ टाइम वो भी लेता है, लेकिन ये सडनली जो है ना ड्रॉप हो जाता है, सडनली ड्रॉप इस तरह। अब देखो मैं ये याद रखो बस, बाइजन रेस्पेक्ट इसका प्रूफ नहीं है कि इस तरह होता है, इस तरह बस। फिर यहाँ पे जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर बन जाता है, यहाँ तक नॉर्मल नहीं होता, यहाँ तक इसका इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें डिफरेंस है। तो ये देखो इसी तरह जो है ना वो ड्रॉप होता है। तो अभी आप लोगों को ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो ये आपका टी एक्सिस वाला हो गया, ये आपका x हो गया, वहां से 0 से। अब ये कितना है LB 20, 15 और 30, तो लेट्स से ये 20 है, ये 20 है, तो ये 15 हो गया और ये 30 है, तो ये 30 हो गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपने इसको स्केल से करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे 255 पे, तो आप 20 का एक पोर्शन ले लो, 30 का ले लो, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मैं 50 का लेता हूँ, 50 100 150 200 250 300। देख इस पॉइंट पे x 0 पे टेम्परेचर कितना है 3 मैक्स, ये सो मैंने ये पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। यह भी इस तरह एक्सटेंड करो, क्योंकि ये अलग अलग पोर्शन है ना, ये एक मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, ये तीसरा मटेरियल है। और फिर ये देखो इस पॉइंट पे कितना है, TB पे कितना है, सो TB पे यहाँ पे 47 का मतलब ये बहुत कम आ गया, लेकिन चलो खैर। सो ये देखो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो आप लोगों को पता है, इस तरह यहाँ पे स्लोप 0 होता है, इस तरह आ रहा है, और ये यहाँ तक तो हो गया। अब TR पे टेम्परेचर कितना है 36
36 तो 36 आपने यहाँ पे मार्क करना है ये इस पोर्शन पे ना ये हमने और फिर कुछ से जो स्ट्रेट लाइन में आपने ड्रा करना है फिर इस पॉइंट पे टेंपरेचर कितना है किया TB ये तो 30 TB जो है ना 30 तो अब मेरा 30 टेक लगाना है तो एग्जैक्टली बस उससे थोड़ा ही नीचे आएगा ठीक है उसको जो है कुछ इस तरह करना है अगर आपने ये स्केल जो है ये बड़ा बढ़ा देंगे मतलब 20 20 का फिर इसमें जो है आपको फर्क नजर आएगा कि स्ट्रेट लाइन लग रहा है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ठीक है और वो भी लेकिन मुझे पता नहीं है बस ये इस तरह का करना है अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास कौन है इस तरह से तरफ आप इनके लगाओ वो नोट्स में ड्रा नहीं किया गया लेकिन आप लगा दो तो बेहतर होगा ठीक है इस तरह तो ये पूरा मेरा टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपका हो गया सो एनी क्वेश्चन